Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Mac Warriors. In previous lecture I have discussed about second law of thermodynamics, but today we will discuss about reversible and irreversible process. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा क्लू लिया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में, और मैंने आपको अंतर बताया था कि मेन डिफरेंस क्या है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस होने का। ये तो सभी जानते हैं कि जिस प्रोसेस को आप रिवर्स डायरेक्शन में उसी स्टेट में ले जाएं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बट उसके साथ एक कंडीशन एसोसिएट रहती है कि आप सिस्टम एंड सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बट रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने से पहले समझते हैं व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो दोनों प्रोसेस को हम हमेशा एक ही मान लेते हैं कि दोनों एक ही है, बट ऐसा नहीं होता है। एक बार आईएएस में स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन भी आया हुआ है दैट ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस और ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो ये भी पूछा गया है। अब इनमें से कौन सा सही है इसको जानने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो ठीक है, हम लेते हैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और उसमें भर देते हैं एक गैस जिसका प्रेशर T1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1 है, और विच इज हैविंग हाई प्रेशर एंड लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। व्हाई? व्हेन द प्रेशर विल बी हाई देन द पिस्टन टेंड्स टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा अगर यहाँ का प्रेशर हाई होगा तब। एंड देन वो कब तक करेगा? जब तक कि वो स्टॉपर से टकरा ना जाए। ये स्टॉपर से आपका जब तक कि स्टॉपर से टकरा ना जाए तब तक वो कोशिश करेगा। पर हम कोशिश करेंगे कि टकराए ना, उससे पहले हम इसको एक इक्विलिब्रियम कंडीशन दे देते हैं दैट हम उस पर इतना मास रख देते हैं, उतना वेट रख देते हैं जितना कि नीचे से प्रेशर फोर्स ने लगाया हुआ है। दैट इज योर W, which is equal to P1A and A is the cross section of the piston, cross sectional area of the piston. ओके, चलिए अगर हमने इस स्टेट को, जिस स्टेट में अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये है, अगर मैं पीवी डायग्राम में डिनोट करूं तो ये कंडीशन कहीं ऐसी होगी जहां प्रेशर हाई होगा एंड वॉल्यूम कम होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा। बट अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इस वेट को सडनली रिमूव कर दूं तो देन क्या होगा कि ये गैस एक्सपेंड करेगी एंड देन टकरा जाएगी, स्ट्राइक कर जाएगी किससे? स्टॉपर से, एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल बी चेंज्ड, दैट इज P2, V2 एंड T2। और आप महसूस करेंगे जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कंडीशन कहीं आ जाएगी यहां पर, दैट इज V2 एंड प्रेशर विल बी लेस देन प्रीवियस प्रेशर। ओके, दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन कि हमने एक प्रोसेस कराया जिसमें हमने एक वेट को रखा और देन सडनली हमने उस स्टेट को इक्विलिब्रियम लाने के बाद सडनली उस वेट को रिमूव किया, देन प्रोसेस मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू सेकंड स्टेट। ओके, बट अगर ये प्रोसेस हम इस तरीके से ना करके किसी और तरीके से करें, जैसे हम इस प्रोसेस को ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारे वेट, छोटे छोटे वेट्स इसके ऊपर रख देते हैं जिनकी वैल्यू सेम होगी W के बराबर। छोटे छोटे वेट्स इसके ऊपर रख देते हैं, बहुत छोटे छोटे जिनका वेट बहुत कम है, और इन सब वेट का टोटल वेट होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 अप टू एंड सो। इतने सारे वेट हमने यहां रख दिए एंड ये प्रीवियस कंडीशन में पहुंच गया जहां प्रेशर P1, V1, टेम्परेचर T1 था, हमने वहां पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करा दिया। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहां पे ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, बट हम क्या करते हैं कि हम इन वेट्स को धीरे धीरे रिमूव करते हैं। एक वेट को उठाया, देन एक स्टेट आती है जहां प्रेशर थोड़ा सा चेंज होता है, जहां प्रेशर में चेंजेस डीपी चेंज आता है, और एक और वेट हटाया, ऐसा कर करके हम स्टेट 2 पर पहुंच जाते हैं, स्टेट 2 पर। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे इस प्रोसेस तक पहुंचने में जितने में आपने वेट्स को यहां से हटाया। ऐसे हमें बहुत सारे प्रोसेस मिल गए, ओके, ये कुछ कर्व मान लेते हैं इसको, ठीक है, लाइन नहीं से कर्व मान लेते हैं, ठीक है। ये किसी एक फंक्शन के थ्रू यहां तक पहुंच जाता है जिस फंक्शन से चल रहा है, ठीक है। हमने कुछ वेट हटाने शुरू किए और उसने पर्टिकुलर वेट पे पर्टिकुलर स्टेट्स को अटेन किया जो कि अपनी उसकी खुद की इक्विलिब्रियम स्टेट्स थी, बट हुआ क्या
कि जैसे ही हम वेट हटाते हैं वो सिस्टम एक नई स्टेट पे पहुंच जाता है जो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। इट मींस हम कह सकते हैं कि स्टेट 1 टू स्टेट 2 जितने भी स्टेट्स आई वो सब इक्विलिब्रियम स्टेट में थी, वे सब इक्विलिब्रियम स्टेट हैं और ये स्टेट इनफाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। और यही हमारा होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जिसमें आपकी हर एक स्टेट इक्विलिब्रियम में रहे, आपकी हर एक स्टेट इक्विलिब्रियम में रहे। इट मींस वो एक इक्विलिब्रियम, वो चाहे मैकेनिकल हो, केमिकल हो, और चाहे वो थर्मल ही क्यों ना हो, वो एक इक्विलिब्रियम सेट कर लेती है हर एक स्टेट। देन वी कैन से दैट प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और इसको होने के लिए बहुत धीरे धीरे होना पड़ता है, इस प्रोसेस को इतना धीरे होना पड़ता है ताकि हमें पता भी ना चले और हर एक स्टेट अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आता चला जाए, यानी कि जितना भी प्रोसेस, जितने भी स्टेट्स इसके बीच में है वो सब इक्विलिब्रियम में रहे। एंड इस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम एक कंटिन्यूअस लाइन से शो करते हैं। लेकिन पहले वाले प्रोसेस में जो हमने एकदम से वेट को रिमूव किया था एंड इस वाले प्रोसेस में डिफरेंस कहां आया? तो माय डियर, डिफरेंस यहां आया, जो पुराना प्रोसेस था जिसमें हमने वेट को एकदम से रिमूव किया था, उसमें हुआ क्या था कि हमारा 1 to 2 स्टेट पहुंच गया था, लेकिन उसकी जो बीच की स्टेट्स थी उनके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में था कि नहीं था। क्योंकि यहां तो हमने ऑब्जर्व किया कि पर्टिकुलर वेट को हटाने के बाद हमने पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिनोट किया और देखा कि हाँ ये अब इक्विलिब्रियम स्टेट में है। बट वहां हमने ऐसा नहीं किया, वहां तो हमने जैसे ही वेट को हटाया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पिस्टन मूव करने लगा एंड देन हमने देखा कि बीच की जो स्टेट्स थी उनके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिली। So then it will be non-quasi-static process and it will be denoted by dotted line, dotted curve. Okay, कुछ इस तरीके से शो होगा। So this is about quasi-static process, जिसे बहुत धीरे धीरे किया जा सकता है। But what is the difference between reversible process and quasi-static process? Our main intention is that what is the difference? तो डिफरेंस को समझने से पहले हमें समझना होगा कि what is reversible process. My dear, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। दैट इज कि मैंने कहा था कि कोई प्रोसेस अगर 1 to 2 होता है, अगर कोई प्रोसेस 1 to 2 होता है, मान लीजिए, ठीक है, ये प्रोसेस 1 to 2 होता है, अगर आप इस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, अगर इस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में ले सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग सराउंडिंग एंड सिस्टम प्रॉपर्टीज, लाइक अगर आप सराउंडिंग की कोई प्रॉपर्टी चेंज ना कर पाए और आप सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी चेंज ना करें और इस प्रोसेस को करा दें रिवर्स डायरेक्शन में, देन इट विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस, इट विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस। बट अगर कोई भी इफेक्ट सराउंडिंग पे पड़ा, कोई भी इफेक्ट सराउंडिंग पे अगर पड़ता है या सिस्टम के अंदर कोई irreversibility या फ्रिक्शन या कोई डिसिपेटिव इफेक्ट्स इन्वॉल्व होता है, देन इट विल बी इरिवर्सिबल प्रोसेस, नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कंटिन्यूअस लाइन से दिखाते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट यहां तो हम बात कर रहे हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस कहां है? तो डिफरेंस माय डियर यही है कि आपने इस पूरे सिस्टम के अंदर जो स्टेट्स डेवलप हुई वो सब इक्विलिब्रियम स्टेट्स थी। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर यहां मान लीजिए कोई पिस्टन और सिलेंडर के बॉल के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, चाहे उसकी क्वांटिटी क्यों ना कम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व है और जहां फ्रिक्शन होता है वहां होती है हीट जनरेट। और मान लीजिए अगर यहां कोई हीट जनरेट हुई तो वो सराउंडिंग में क्यू डॉट के रूप में जाएगी, यानी कि वो क्यू डॉट रिजेक्ट हो जाएगी सराउंडिंग में हीट। क्यों? क्योंकि पिस्टन सिलेंडर के बीच में क्या था? फ्रिक्शन इन्वॉल्व था। अब कहें, अगर एक स्टूडेंट कहता है कि सर चलिए ठीक है, अगर यही डिफरेंस है, इट मींस आप कह रहे हैं कि यहां से कोई हीट निकल रहा है और ये सराउंडिंग में जा रहा है और सराउंडिंग को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इट मींस ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं। तो मैं ये कहूंगा भाई ये इरिवर्सिबल प्रोसेस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे किया क्या? आपने किया कि अंदर की जो स्टेट्स थी वो क्या थी? वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स थी। ओके, ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स थी, लेकिन
थोड़ा सा फ्रिक्शन होने की वजह से जो हीट जनरेट हुई वो सराउंडिंग में चली गई और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी थी वो इंक्रीज कर गई आपकी, वो एंट्रोपी इंक्रीज कर गई और यहां से ही जन्म होता है एंट्रोपी कॉन्सेप्ट का। तो स्टूडेंट मुझसे कह रहा था, सॉरी मैं बताना भूल गया, स्टूडेंट मुझसे कह रहा था कि अगर ये हीट जनरेट ना हो तो क्या मैं फिर कह सकता हूं कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, ऑल क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस? तो माय डियर मैं कहूंगा यस, आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शनलेस क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस आर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें आप कहीं भी गलत नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट quasi-static process and what is the difference between quasi-static and reversible process। बट एक पॉइंट को और समझना होगा कि क्या हम इरिवर्सिबल, जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं या इरिवर्सिबल प्रोसेस तो हो सकते हैं जो उनसे वर्क मिलता है, क्या हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? दैट इज W is equal to इंटीग्रेट V1 to V2 PdV। इट मींस क्या हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो माय डियर मैं आपसे कहूंगा कि अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो देन आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते V1 to V2, क्योंकि कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो डॉटेड की फॉर्म में होता है, यानी कि जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। अगर कोई आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन ही नहीं है तो उसे कंटिन्यूअस मान करके आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? उसे तो इंटीग्रेट कर पाएंगे आप ऐसा डिस्क्रीट फंक्शन मान करके। अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट फंक्शन होगा और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी कि वो डिस्क्रीट फंक्शन किस वैल्यू से किस वैल्यू तक वेरी कर रहा है, देन आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट अगर आपको पता ही नहीं है वो डॉट है तो देन आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ और कहां खत्म हुआ? तो आप उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे। और आप अब कहेंगे हमसे कि सर हम तो करते हैं पूरे थर्मोडायनामिक्स में वर्क को जब भी निकालते हैं V1 to V2 PdV। बट तो माय डियर आप हमेशा कंडीशन भी याद रखिएगा, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, चाहे वो कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आप हमेशा मान के चलते हैं कि वो प्रोसेस रिवर्सेबल है। आप ये मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट, तभी आप ऐसा कर पाते हैं, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कभी भी कंडीशन को रीड कीजिएगा, हमेशा उसमें लिखा रहता है दैट वी एज्यूम दैट इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ इरिवर्सिबिलिटी जनरेट कहां से होती है? अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी, तो इरिवर्सिबिलिटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए सर, अगर आप इस सिस्टम की बात करें, अगर आप यहां से वर्क लेना चाहते तो ले सकते थे। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता तो ये सिस्टम आपको मैक्सिमम वर्क, यूजफुल वर्क दे सकता था, मैक्सिमम। अगर इसमें कोई भी हीट जनरेट ना होती, कोई भी डिसिपेटिव इफेक्ट्स ना होता, कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना होता, देन इट विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट विल गिव यू मैक्सिमम वर्क। आपको ये मैक्सिमम वर्क देता, पर ऐसा नहीं होता है। 99.9% all natural processes are irreversible in nature, all spontaneous processes are irreversible in nature, but हम मान के चलते हैं कि they are reversible in nature in thermodynamics when we study some concepts and we integrate V1 to V2 that is PdV and we obtain the value of work, but ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे कि आप कैसे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम से, किसी भी इंजन से, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब आपका पूरा सिस्टम रिवर्सेबल हो, आपका पूरा प्रोसेस रिवर्सेबल हो, उसमें कोई भी डिसिपेटिव इफेक्ट्स ना हो, कोई भी हीट जनरेशन ना हो, कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना हो। और मैं बता रहा था कि व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी, तो यही इरिवर्सिबिलिटी होती है कि आपको मिलना तो वर्क आपको वर्क की वैल्यू मिलनी तो 10 थी मैक्सिमम वर्क की वैल्यू, लेकिन आपको मिली कितनी एक्चुअल आपको मिली 8। देन व्हाट विल बी योर इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू आपका मैक्सिमम वर्क माइनस W एक्चुअल, एंड ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। यानी कि ये वर्क आपका इरिवर्सिबल वर्क है, ये आपकी इरिवर्सिबिलिटी है कि आप इतना वर्क चाहते तो ले सकते थे, अटेन कर सकते थे, बट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल था, वहां इरिवर्सिबिलिटी इन्वॉल्व थी। दैट्स व्हाई आपने 2 यूनिट का वर्क खो दिया, आपने सराउंडिंग में भेज दिया, आप नहीं निकाल पाए उससे 2 यूनिट का वर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट योर reversible and irreversible process, and what is your irreversibility? That is your maximum work minus actual work, that is your irreversibility. And one formula is that is equal to T delta S, and this is your entropy change, but we are not discussing here entropy, that's why we will discuss it later. तो जैसे कि हमने देखा आज what is reversibility and what is irreversibility,
एंड कहाँ से इरिवर्सिबिलिटी आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस की, जैसे कि आप देखते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी जनरेट कहाँ से होती है, कहीं फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो या ऐसा हो कि हीट ट्रांसफर कर रही हो किसी फाइनाइट टेम्परेचर रेंज के अंदर, देन इरिवर्सिबिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि वहां इक्विलिब्रियम नहीं है, अभी वो इक्विलिब्रियम रीच करने वाले हैं, अभी टेम्परेचर सेम होने वाला है। अब दो ऑब्जेक्ट को आपस में मिलाते हैं, देन एक का टेम्परेचर डिफरेंट होता है और दूसरे का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जैसे ही आपस में मिलते हैं देन वहां से इरिवर्सिबिलिटी जनरेट होती है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग है एंड जो हीट ट्रांसफर कर रही है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। वहां कुछ ना कुछ डिसिपेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं, वहां कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहे हैं और वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट्स में नहीं है। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स में आ जाएंगे, लेकिन तब तक जो प्रोसेस चल रहा है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होगा। दैट्स वाई हम ये वर्क बार बार निकालते रहते हैं और ध्यान नहीं देते कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो हम ये कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते उस चीज को। सो थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम कुछ रिवर्सिबल हीट इंजन और इरिवर्सिबल हीट इंजन के साथ। आज वैसे रिवर्सिबल हीट इंजन और इरिवर्सिबल हीट इंजन में एक हमें रिलेशन भी फाइंड आउट करना था, बट क्या है कि मैं ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कॉम्पैक्ट साइज में चीज़ें आपके पास डिलीवर हो जाए। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आगे हीट इंजन्स के बारे में एंड कुछ एंट्रोपी के बारे में। बट बिफोर डिस्कसिंग एंट्रोपी, कल शायद हम एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे डिपेंड ऑन दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट पंप एंड हीट इंजन के ऊपर। और हम एक लॉन्ग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें सभी जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इंक्लूड रहेंगी। एक न्यूमेरिकल से हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बन सकती हैं या जनरेट हो सकती हैं, हम उन सभी प्रॉब्लम को एक ही न्यूमेरिकल से समझ लेंगे एंड दैट विल बी योर डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल। ओके, लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।